आज क्लास नंबर 2 हिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, चलते हैं। यूनानी रोमन लेखक टेशियस यूनानी रोमन लेखक विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख यूनानी रोमन लेखक। पहला टेशियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेशियस यह ईरान का राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य टेशियस था। तो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस का कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के ईरान वर्णन किया था, परंतु इसका भी विवरण अविश्वसनीय अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मतलब सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस है, आनेसिक्राटस है तथा अरिस्टोबुलस है। निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा नंबर है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला नंबर है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस का विवरण किसे? मौर्य युग से संबंधित था। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी
यह मिस्र नरेश टोलेमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलेमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में कौन आया था? डायोनिसियस। अगला है टोलेमी कहाँ आया था? इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टोलेमी ने भारत के भूगोल नामक पुस्तक। अगला है कि प्लिनी के बारे में। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखा था ना। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। भारतीय पशु से नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में मिलता है। 9वां नंबर है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। 80 ईस्वी ना 80 ईस्वी के हिंद महासागर पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अगला नंबर है चीनी लेखक कौन है? चीन के लेखक फाहियान के बारे में क्या है? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश कौन सा चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? तो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने अपने विवरण मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। कौन? फाहियान। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध किसने बनाया? फाहियान ने। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। भारत में 14 वर्षों तक कौन सा चीनी लेखक यात्री रही थी? तो फाहियान। 14 वर्षों तक। संयोगन के बारे में। यह 518 ईस्वी में भारत आया। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। संयोगन कहाँ भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। संयोगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र की थी। अगला है हेनसांग के बारे में। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हिनसांग ने। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हिनसांग। हिनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किसने किया था? तो हिनसांग ने। हिनसांग ने हिनसांग में कितने में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था? 629 ईस्वी में। हिनसांग ने 629 ईस्वी में कहाँ से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था? चीन से। हिनसांग ने भारतवर्ष के लिए प्रस्थान हिनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से कहाँ के लिए प्रस्थान किया था? तो भारतवर्ष के लिए। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। यह 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। वह लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारतीय राज कपिसा कौन पहुंचा था? तो हिनसांग ने। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। भारत में 15 वर्षों तक ठहरा था कौन? तो हिनसांग ने। कब चीन लौटा था? तो 645 ईस्वी में। कब आया था भारत में? तो 629 ईस्वी में। कब लौटा था? 645 ईस्वी में। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वह बिहार में हिनसांग बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने करने आया था? हिनसांग ने। कहाँ के है? चीन के है। अब भारत से बौद्ध ग्रंथों के एकत्र कौन कर ले जाने के लिए आया था? हिनसांग ने। कब? 629 ईस्वी में। कब लौटा था? 645 में। कितने वर्षों तक ठहरा था? 15 वर्षों तक। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। सीयू के नाम से प्रसिद्ध है। इसका भ्रमण वृत्तांत किससे प्रसिद्ध है? तो सीयू की। हिनसांग की भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण कब मिलता है? 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण किस में मिलता है? तो सीयू में 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। हिनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हिनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में हिनसांग के अध्ययन के समय
नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्रा थे। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आचार्य शीलभद्र थे। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चार में इति सिंह के बारे में कुछ है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत कौन आया? इति सिंह। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इति सिंह कब भारत आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब है अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक पहला है अल-बरूनी। अरबी लेखक कौन थे? अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। अल-बरूनी या ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था, माने आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। अल-बरूनी कहाँ के रहने वाले थे? खीव या ख्वारिज्म का रहने वाला है। अभी आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, जो भारत की खोज के आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अरबी में ही लिखी गई उनकी किसकी कृति है? किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। कौन? अब है इब्न बतूता अरबी है। इब्न बतूता इसके द्वारा
इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा गया। रेहला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा। रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी कौन देता है? इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने? इब्न बतूता को। सुल्तान महमूद बिन तुगलक। सुल्तान महमूद बिन तुगलक कब? 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। डी में अगला है अन्य लेखक। अन्य लेखक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगीर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसने कंगीर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। कंगीर तथा तंगीर। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी किनसे मिलती है? तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक है। अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो कब आया था? तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। 13वीं शताब्दी के अंत में यात्रा पर आया था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लोएंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल। अलेक्जेंडर री, A.H. लोएंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटा संगम, अमरावती,
आदि स्थलों की खुदाई की। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री ए एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटा सलम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख ओगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम मिलते हैं। अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। 14 ईसा पूर्व। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के विजयनगर या विदिशा। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन समूह राजदूत हेलियोडोरस के विजयनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? हाथी गुम्फा सर्वप्रथम जिक्र। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाले अभिलेख शाहूगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाले अभिलेख कौन है? शाहूगौरा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्तरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? भित्तरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्तरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुन भित्तरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक भानुगुप्त। एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला अभिलिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है।
रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का गड्ढा का घर। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती बुर्ज होम। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम गर्तावास का साक्ष्य मिल रहा है, मैंने गड्ढा घर। इनमें उतरने की सीढ़ी होती है। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट में लिखल है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। इसी को आहत सिक्के को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। पहला महत्वपूर्ण सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण लेख है अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा था? कलिंगराज खारवेल। हाथी गुम्फा लेख जरा तिथि रहित अभिलेख कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ जरा गिरनारी अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन को कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन को कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन को कहा जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी वाला श्री को कहा जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी वाला श्री को कहा जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी वाला श्री को कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त लिखा था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त लिखा था। एहोल अभिलेख कौन शासक लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख कौन शासक लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख कौन शासक लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख कौन शासक लिखा था? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख कौन शासक लिखा था? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदौर अभिलेख कौन शासक लिखा था? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदौर अभिलेख कौन शासक लिखा था? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख कौन शासक लिखा था? प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख
प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त, 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 देवपारा अभिलेख बंगाल, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपारा अभिलेख बंगाली शासक विजय सेन, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी अभिलेखों का। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर प्रतिहार नरेश, भित्री जूनागढ़ स्कंद गुप्त, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख तक शासक समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उसके संगीत प्रेमी में प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु या पुदुचेरी के निकट, अरिकमेडु या पुदुचेरी के निकट, अरिकमेडु या पुदुचेरी के निकट, अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 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 नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा मलाया कंबोडिया, बर्मा तो स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, बर्मा को म्यांमार कहा। सबसे पहले भारत के संबंध में म्यांमार, स्वर्णद्वीप, कंबोज और यवन द्वीप से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा जरा वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। मलायम जरा स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जरा कंबोज और जावा जरा यवद्वीप, जावा जरा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी के 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, आधे इतिहास व इतिहास 3 भागों में बांटे गए। प्रागैतिहास
या प्राक इतिहास। आदि इतिहास, इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। जिस समय में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस समय मनुष्य घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किस कहते हैं? जिस समय मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। लेखन कला के प्रचलन के बाद, लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख ही पढ़े नहीं जा सकते। लेखन कला के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। नोट में ज्ञानी मानव होमोसैपियन, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ है। 30 या 40 हजार पूर्व ज्ञानी मानव होमोसैपियन का प्रवेश इस धरती पर आज से 30 से या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। मालवा काला तथा लाल बर्तन। मालवा किससे बने होते हैं? काला तथा लाल बर्तन। बुर्जहोम धूसर बर्तन का, बुर्जहोम धूसर बर्तन, बुर्जहोम धूसर। मालवा काला तथा लाल, मालवा काला तथा बुर्जहोम धूसर। जोखे लाल, जोखे लाल, जोखे लाल, जोखे लाल। द नौपाषाण, द नौपाषाण चमकीला धूसरा, द नौपाषाण चमकीला धूसरा, द नौपाषाण चमकीला धूसरा। पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल, पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल। द नौपाषाण चमकीला धूसरा, द नौपाषाण चमकीला धूसरा। पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल, पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल। नाम तथा तिथियां। पुरान पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले को काल को कहा जाता है। 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को पुरान पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरान पाषाण काल। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरान पाषाण काल। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। मानव इतिहास की 99% की कहानी पुराने पाषाण काल में ही हुआ है। 20 लाख वर्ष से आज से यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरान पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में पर्यावरण पर बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे
मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इसका मध्यपाषाण काल के 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, अलग हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, अलग हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 पूरा 20 लाख वर्ष से 12,000। मध्यपाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पहले और नवपाषाण काल इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में। पूरा पाषाण काल पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाणी कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई है तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। कुत्ता को नवपाषाण काल में। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्यपाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। नवपाषाण के काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया है? तांबा धातु का प्रयोग किया। अब पालतू बनाया सबसे कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तांबा धातु का उसके द्वारा प्रथम औजार बनाया जाने वाला कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ है।
कृषि का आविष्कार कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल एवं जौ थी। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। कृषि के लिए सबसे पहले प्राचीन फसल कौन थी? गेहूं और जौ थी। पहली फसल गेहूं थी एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि के लिए सबसे पहला फसल गेहूं एवं जौ, लेकिन मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। सबसे पहले गेहूं और जौ, लेकिन मानव के लिए सबसे पहले प्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा मैंने उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। चावल के समय कोल्डी हवा। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर के युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे, मैंने पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरान पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पुरान पाषाण कालीन के औजारों की खोज 1863 ईस्वी में कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरान पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। 1863 में भारत में पुरान पाषाण औजारों की खोज किया था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विधियन क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में
मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब फ्यूएल कार्लाइन विधियन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला किस कहा जाता है? मुंजा। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो के सबसे नगर प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। ईसा पूर्व हुआ है। असम का श्वेत प्रभुगिमन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। असम का श्वेत प्रभुगिमन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवा कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जोरवी संस्कृति से है। इमान गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरवी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला? शिवालिक की पहाड़ी से। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने किया था। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका। वर्ष 1867 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो इन चित्रों को पुरान पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय को माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है।
यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला में भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है चित्र। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणी आवासीय पुरास्थल है। यदि आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरायों के लिए प्रसिद्ध है, तो इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई है। इसकी खोज 1957-58 में इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। 1990 राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषणा किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब है बायोलॉजी में आ गए हैं। बायोलॉजी में जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में अर्धपारगम झिल्ली होती है। जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में अर्धपारगम झिल्ली होती है। जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में अर्धपारगम झिल्ली होती है और
इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिकाओं में फैलाव से बनती है उसको मीजोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति व इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है। यह श्वसन पर स्राव प्रक्रिया करती है। जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित शैवाल जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलयमान अचलयमान होती है। यदि वह चलयमान है तो उनके कोशिकाओं भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाबिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाबिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाबिका 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है। कशाबिका का सबसे बड़ा भाग तंतु होता है। जीवाणु कशाबिका 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है। 50S व 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। और 2 इकाइयों में बटे होते 50S व 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्री कहते हैं। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्री कहते हैं। बहुसूत्री का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्री कहते हैं। बहुसूत्री का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्वृष्टि पिंड के रूप में संचित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्वृष्टि पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं।
एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजिन कोशिकाएं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइनेसिस कणिकाएं, जैसे रसधानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। कैसे रसधानी नील हरी, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बने क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक और विशेष कोशिका भित्ति में, तो विशेष कोशिका भित्ति में प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। यू 80 साल का बुढ़ा, तुम 80 साल के प्रकार के यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक में 70 इसके होते हैं। गोल्जीकाई प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। गोल्जीकाई प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। गोल्जीकाई यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। गोल्जीकाई यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है।
केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होते हैं। डीएनए यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। डीएनए यूकैरियोटिक में पूर्ण सूत्र एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। गोल्गी काय केंद्रक झिल्ली लाइसोसोम यूकैरियोटिक में उपस्थित है। गोल्गी काय केंद्रक झिल्ली लाइसोसोम यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है। यह कुल 11 तंतु में होते हैं। यूकैरियोटिक में कशाभिका 11 तंतु में होते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। श्वसन केंद्रक यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। श्वसन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होती है। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अर्धसूत्री प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। अर्धसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका के मुख्य भाग क्या है? कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका पाया जाता है। कोशिका भित्ति या पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता होती है। कोशिका भित्ति कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर यह कोशिका झिल्ली
कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घेरे रहते हैं। कोशिका की सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घेरे रहती हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। यह लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नोट: कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध-तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पसरने की गति करता है। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध-तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पसरने की गति करता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध-तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पसरने की गति करता है। तारक इकाई: इसकी खोज बोवेरी ने की थी। तारक या सेंट्रोसोम ये तारक इकाई की खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक इकाई या सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। तारक इकाई के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। तारक इकाई बोवेरी ने खोज किया था। तारक इकाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी राइबोसोम की अनुपस्थिति पर
प्रदावी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती है, उनमें खुरदरी अंतःप्रदावी जालिका वत्यायत से मिलती है। वत्यायत से मिलती जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण में सक्रिय भाग उनमें खुरदरी अंतःप्रदावी जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतःप्रदावी जालिका प्राणियों में लिपिड संरचना संश्लेषण के मुख्य रूप स्थल होते हैं। लिपिड की बहावती स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतःप्रदावी जालिका में ही होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन किया जाता है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पोलैंड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पोलैंड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। अच्छा, पादप कौन की देखल का? रॉबिन्सन एवं ब्राउन 1953 ईस्वी में और जीवित जंतु कोशिका में जी पोलैंड 1953 ईस्वी में और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। राइबोसोम का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ने 1958 ईस्वी में। देखल कर तो 1953 में पादप देखल कर रॉबिन्सन एवं ब्राउन और जंतु का देखल कर जी पोलैंड। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम किसकी बनी होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल माने आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। पर राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोग की स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक सूत्रकणिका राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःप्रदावी जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक राइबोसोम FCS व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक अश्वेडवर्गस इकाई है।
अश्वेद वर्गस इकाई है। इस यहाँ पर अश्वेदर्श इकाई अश्वेदवर्ष इकाई है। अश्वेदवर्गस इकाई है। अवसादन यहाँ पर एक अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। अवसादन यह अप्रोच रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। नोट रत्नी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्यजालिका नहीं पाया जाता है। रत्नी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब किया था? 1886 ईस्वी में। कब? अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया को नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? वेंडा ने। यह कोशिका की खोज अल्टमैन ने 1886 में। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका या शक्ति केंद्र कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधाशरी में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70 तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आधाशरी में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70 तथा प्रोटीन आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजन होते हैं? विखंडन द्वारा। तो विखंडन का उदाहरण भी है माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब है नोट डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी।
कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। गोल्जी इकाई की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक। कैमिलो गोल्जी कहाँ के थे? इटली के। कैमिलो गोल्जी कहाँ के थे? इटली के। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी इकाई को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। गोल्जी इकाई कॉम्प्लेक्स में कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की कोशिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उसी पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी इकाई को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। गोल्जी इकाई कैमिलो गोल्जी इकाई कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी इकाई ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। गोल्जी इकाई ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। अगला लाइसोसोम के बारे में। इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी इकाई में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अभिघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटीएज व कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुसाइड बैसिलस। लाइसोसोम इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी इकाई में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अभिघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है।
तो फिर इस आदमी नोट स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लवक लवक प्लास्टिक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णिक लवक। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहैं क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में मैंगनीज, लोहा तथा कॉपर तत्व पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में मैंगनीज, क्लोरोप्लास्ट में कौन से मैंगनीज पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में मैंगनीज पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में मैंगनीज। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कुछ पाया जाता है मैग्नीशियम और क्लोरोप्लास्ट में मैंगनीज, लोहा, कॉपर तत्व पाए जाते हैं। मैंगनीज, लोहा, कॉपर। क्लोरोप्लास्ट में मैंगनीज, लोहा, कॉपर और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और क्लोरोप्लास्ट में मैंगनीज, लोहा, कॉपर, तांबा पाया जाता है। नोट पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन निर्माण के कारण। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड माने स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह करता है। मंड, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह कौन करता है? अवर्णिक ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों को कम पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड माने स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। वर्णिक लवक या क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णिक लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में कौन सी लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन। वर्णिक लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन,
विटामिन, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। विटामिन। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसायानिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसायानिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसायानिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसायानिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसायानिन है। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव पर बचाने वाला वर्णक फाइको है। फाइकोसायानिन है वर्णक से नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव बचाने वाला वर्णक फाइकोसायानिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक फाइकोसायानिन है। अगला है कि रसधानी या वैकुलस यह कोशिका की निर्जीव रचना है। वह रसधानी कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है। परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक अगला है केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। यह केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रवर्धक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखलाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं।
प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक जाति के जीवधारियों से कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित। मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा पाए जाते हैं। बंदर में 21 जोड़ा, मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स दो प्रकार लिपटे होते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडली सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसे क्रोमोनिमाटा कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडली सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्धसूत्रन कहलाता है। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्धसूत्रन कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं और हमारे आनुवंशिक के गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये गुण गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुणसूत्र। वंशागति का इकाई गुणसूत्रों को कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। दिखलाई पड़ते हैं जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का अंश संश्लेषण होता है, इसे संकरिता कहते हैं। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। नोट: गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने दिया। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने दिया। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने दिया। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने दिया। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने दिया। गुणसूत्रों का वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने दिया। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया एवं तथा हरित लवक में मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। डीएनए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस।
क्षार या बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, ए से गुआनिन, जी से थाइमिन, टी से साइटोसिन, सी से क्षार। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से। एडेनिन बराबर ए बराबर टी। एडेनिन सदैव थाइमिन से। साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध तथा माइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध। साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3। 1953 में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित? वाटसन एवं क्रिक। 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। इस काम के लिए उन्हें सन वाटसन एवं क्रिक का नोबेल पुरस्कार 1962 ईस्वी में मिला। इसी के साथ आज का क्लास एंड करता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी। थैंक्स। watching